भारती भवन का लघु उत्तरीय प्रश्न आपका चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स का, किसका, फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 का जो है ना लघु उत्तरीय प्रश्न को आज हल करेंगे। ओके बच्चों, तो आप लोग जो है ना बढ़िया से लास्ट तक देखते चलिए। ओके चलो, तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अपसारी, समांतर और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, चाहे क्या समझते हैं। ओके बच्चों, तो सबसे पहले आप एक बात जानते हैं, लेक्चर में सुने होंगे कि किरण पुंज क्या है। तो प्रकाश जिस पथ पे जा रहा है ना, जिस रास्ता से जा रहा है वो क्या है, किरण पुंज है। अब ये रास्ता बहुत तरह से हो सकता है, ये रास्ता बहुत तरह से हो सकता है। ओके बच्चों, वह रास्ता बहुत तरह से हो सकता है। ओके बच्चों, तो किस तरह से होगा तो हम बताते हैं। एक मिनट, सॉरी कट गया। ये रास्ता बहुत तरह से हो सकती है। ओके बच्चों, देखो इसको देखो, सॉरी ऐसे होगा ये। ओके बच्चों, हो गया। अब यहीं पे समझ लेते हैं हम लोग पूरा टोटली, ठीक। यहाँ पे देखो, ये जो किरण जा रही है ना, ये किरण जा रही है तो एक दूसरे के समांतर में जा रही है। देखो एक दूसरे के समांतर में जा रही है कि नहीं। तो इस किरण के जो समूह है, इस किरण के समूह को हम लोग कहेंगे बच्चों समांतर किरण पुंज। क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज कहेंगे। ओके बच्चों, अगर हम देखें यहाँ पे तो एक जो प्रकाश है वो किसी दूसरे जगह पर एक बिंदु पर आकर मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो किरण है ना, ये सारे जो है ना प्रकाश है, प्रकाश के जो समूह होता है उसको किरण पुंज कहते हैं। तो ये किरण एक बिंदु पर आकर मिलती हुई नजर आ रहा है, मिल रहा है। तो ये जो है ना आपका अभिसारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अभिसारी। अब देखो एक बच्चों यहाँ पे देखोगे कि एक बिंदु से ये किरण जो है ना ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर क्या हो रहा है, भाग रहा है। तो ऊपर की ओर भाग रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अपसारी है। तो इसको याद कैसे करेंगे सर, देखो इसका याद करने का तरीका है, अप मतलब क्या होता है, अप मतलब ऊपर होता है, अप मतलब ऊपर। तो एक बिंदु से अगर ऊपर जाए ना तो समझ आना अपसारी है, एक बिंदु से ऊपर जाए तो क्या समझोगे, अपसारी है। अगर वही अपसारी तुमको मालूम हो गया तो कन्फर्म है। अब एक बिंदु पर आके मिलेगा सब प्रकाश तो वो अभिसारी होगा, कन्फर्म है, समझ गया। ये अपसारी, ये अभिसारी और ये समांतर। ओके बच्चों, चलो ये हो गया आपका क्लियर, 1 नंबर क्वेश्चन। चलो अब देखो अगला क्वेश्चन कर रहा है पारदर्शी, पारभासी तथा अपारदर्शी में अंतर स्पष्ट करें। तो देखो हम इसको समझाते हैं, ये कैसे होगा समझाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता दूं अगर पारदर्शी की बात हो के ना, ठीक, पारदर्शी, पारदर्शी, उसके बाद अपारदर्शी, ठीक। ओके बच्चों, दूसरा का आपका देखने को मिलेगा पारभासी, पारभासी। ओके बच्चों, तो ये चीज़ें तीनों आपको देखने को मिलेगा। ओके, तो देखो पारदर्शी का मतलब जो है ना वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार हो जाए, वैसा वस्तु जिससे प्रकाश क्या हो, आर पार हो जाए। तो समझ जाना ये क्या है, पारदर्शी है। वैसा वस्तु जिससे प्रकाश आर पार नहीं होगे, इसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा, तो समझ जाना ये कथी है, अपारदर्शी है। अब देखो पारभासी कहेगा तो वैसा वस्तु जिससे प्रकाश हल्का 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 पार करे, क्या करे, हल्का हल्का पार करे, मतलब थोड़ा थोड़ा पार करे, तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, पारभासी कहते हैं। जैसे में, अगर जैसे कहे, जैसे में बता दो, जैसे में कहे तो जैसे क्या कहोगे, जैसे ईंट, ईंट ले लो, सॉरी सॉरी ये हम लोग पारदर्शी में ना, यहाँ पे देखो पारदर्शी है मतलब आर पार हो जाए, तो इसमें हो जाएगा जल, क्या हो जाएगा, जल। कांच भी हो जाएगा, कांच, क्या हो जाएगा, कांच। और सारी चीज़ें हो जाएगा जो आर पार देखने को होती है। अपारदर्शी में,
अपारदर्शी में हो जाएगा कची ईंट, अपारदर्शी में क्या हो जाएगा ईंट, टेबल, कथी हो जाएगा टेबल, और सारी चीज़ें हो जाएगा, कागज़ भी हो जाएगा कागज़, ठीक। अब देखो, अब वही हम आ जाए पारदर्शी में, पारभासी में। तब पारभासी में न कागज़ होगा और ना ईंट होगा, न टेबल होगा, न ये कांच होगा, तो होगा क्या। तो देखो बच्चों, आप क्या करो, कागज़ को लो, कागज़ को मतलब एक पेपर को लो और उस पर तेल का थोड़ा रफ लगा दो, तेल का रफ लगा दो और तब प्रकाश को भेजो, तो देखना हल्का हल्का प्रकाश जो है ना देखने को मिलता है, बाहर निकलने को मिलता है। उसको क्या कहते हैं, पारभासी कहते हैं। बात समझ रहे हो। तो इसका एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं, तो कागज़ लगा हुआ तेल और साथ में घिसा हुआ क्या कांच, घिसा हुआ कांच या फिर शीशा कह सकते हो। ओके बच्चों, तो ये हो गया, समझ में आ गया पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। इसका जो है ना एक्सपेरिमेंट हमने किया है, प्रैक्टिकली जो है ना हमने बताया हुआ है इसका, उसका लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में होगा, और नहीं तो जाकर चेक कर लो, साइंस का प्लेलिस्ट होगा उसमें जाकर चेक कर लो। ओके बच्चों, चलो ये हो गया आपका क्लियर। अब क्लियर हो गया, आगे देखते हैं। इस सब का स्क्रीनशॉट अपना ले लेना ताकि फेयर वगैरह करते रहो, ठीक। आप पीडीएफ चाहिए तो कमेंट करना या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। कैसा लग रहा है आपको सेशन, ये भी थोड़ा जो है ना कमेंट कर देना। उसके बाद क्या कमी रह रही है उसको पूरा करना हमारा काम है, तो क्या कमी रही है आप लोग बताइएगा कमेंट में, तो हम इसको कंप्लीट करेंगे। ओके बच्चों, चलो आगे देखो। आगे क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश के परिवर्तन को नियमों को लिखे, प्रकाश के परिवर्तन को नियम को लिखे। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होता है। पहला नियम क्या कहता है, देखो मान लो कि समतल दर्पण है, इस पर से ये आपतित किरण, ये आपका परावर्तित किरण, ये आपका अभिलंब, ये साइन आई और ये साइन आर हो गया, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, ये तुम्हारा बिंदु है आपतन बिंदु, तो ये आपतित किरण, परावर्तित किरण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण होता है ना उसको आपतन कोण कहते हैं। और देखो यहाँ से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना हुआ कोण को कहते हैं परावर्तन कोण, और इसको मूल बिंदु को कहते हैं आपतन कोण, और इसको हम लोग अभिलंब कहते हैं जो 90 डिग्री पर आता है। ओके बच्चों, चलो ये तो हो गया कंप्लीट। तो सबसे पहले देखो कहता क्या है, इसका जो नियम है, नियम दो गो होता है, परावर्तन के भी नियम दो होता है और अपवर्तन का भी नियम दो होता है। तो पहला नियम क्या कहता है, नियम को तो ही लिखना है, तो पहला नियम बच्चों क्या कहता है, पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, कथी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, जैसे ये पता है ना, इसके बीच जो अभिलंब है ना, तीनों एक बिंदु पर एक समतल में देखने को मिलता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तन के पहला नियम। ओके, चलो दूसरा का नियम अब देख लेते हैं। दूसरा का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण, कहने का मतलब है, ये देख लो, ये हम आपको आपतन कोण पहले ही समझाए, ये परावर्तन कोण समझाया ना, साइन आई और ये साइन आर, ठीक। तो आपतन कोण की जगह, मतलब इसका बात कर रहा है, आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण का जगह दोनों क्या होगा, बराबर होगा, यानी साइन आई इक्वल क्या होगा, साइन आर, साइन आई इक्वल क्या होगा बच्चों, साइन आर। ये आपका दूसरा का नियम हो गया। ओके, चलो अब देखो अगला देखते हैं क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वास्तविक और आभासी यानी काल्पनिक जिसको कहते हैं इमेजिनरी प्रतिबिंब में क्या अंतर है। तो देखो सबसे पहले समझो वास्तविक और आभासी में अंतर, पहले सीधी सीधी समझो। अगर कोई प्रकाश जा रहा है और वह प्रकाश डॉट 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 रेखा से किसी बिंदु पर मिल रहा है, तो उसी बिंदु पर प्रकाश बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, तो समझ आना कि वो काल्पनिक प्रतिबिंब है। अगर कोई प्रकाश जा रहा है और वह डॉट डॉट रेखा से नहीं, सीधी रेखा से, वास्तविक रेखा से जो है ना किसी बिंदु पर कट रहा है, तो उस समझ आना क्या है, वास्तविक है, वह समझ आना क्या है, वास्तविक। और डॉट डॉट रेखा से कहीं पे जो है ना कट रहा है, तो उस समझ आना क्या है, काल्पनिक है, कचिए काल्पनिक है। ओके, समझ में आया। हाँ, इसका कुछ और पहचानने का नियम होता है, इसका पहचानने का नियम होता है, जो काल्पनिक होता है ना, काल्पनिक हमेशा सीधा बनाएगा, सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, क्या बनाएगा, सीधा। और वास्तविक हमेशा क्या बनाएगा बच्चों, उल्टा बनाएगा। वास्तविक हमेशा क्या बनाएगा,
उल्टा बनाएगा। ये बात भी ध्यान में रखना है, इससे भी हम लोग वास्तविक आभासी अंतर स्पष्ट कर सकते हैं। चलो, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन के आंसरों पर, देखते हैं बच्चों क्या कहता है। देखो, ये बात हम समझा है ना, परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती हुई या वास्तव में कटती हुई नजर आती है उसको वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जबकि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर प्रतीत होती है, प्रतीत का मतलब कथी, माने डॉट डॉट रेखा से देखती हुई नजर आती है, तो समझना काल्पनिक प्रतिबिंब। ये पहला अंतर हो गया। अंतर तो हम लोग ऐसे साइड साइड करके बीच में चिन्ह पार के लिखते हैं, इधर वास्तविक है इधर काल्पनिक, ऐसे लिखते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे हम लोग को नहीं लिखना है। चलो, अब देखो यहाँ पे दूसरा का, वास्तविक को पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं जबकि आभासी को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अब देखो, वास्तविक प्रतिबिंब जो है ना हमेशा उल्टा बनता है, बताया उसी समय। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, हमेशा उल्टा बनता है। और वही काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनेगा, हमेशा सीधा बनेगा। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या बनेगा, सीधा बनेगा। ओके, चलो आगे देखते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, उसका ठोस रेखा से दर्शाया जाता है। काल्पनिक रेखा जो होता है उसको सदा बिंदु या टूटा रेखा से दर्शाया जाता है। ठोस रेखा का मतलब ये हो गया, और बिंदु रेखा मतलब ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके इमेजिनरी से दर्शाते हैं। चलो, समझ में आ गया। चलो आगे देखते हैं। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। तो समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब का जो है ना 3 को विशेषता लिखना है। तो देखो, समतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब हमेशा जो है ना दर्पण के पीछे बनता है, पहला हो गया। दूसरा का, प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार जो है ना इक्वल होता है, ये दूसरा का हो गया। यानी भी बराबर जो है ना यू होता है, ये सबको पता है। अब प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा क्या होता है, सीधा होता है, ये हो गया। अगर एक और विशेषता जानना है तो ये देखो, हम जितने ही वस्तु को आगे की ओर ले जाएंगे प्रतिबिंब उसके उतने हैं दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब मान लो कि प्रतिबिंब है, इसको हम मान लो कि यहाँ रखें, ठीक, यहाँ रखें तो यहाँ पे बनेगा। अब यहाँ रखें तो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। यहाँ रखें तो यहाँ बनेगा, ठीक है। मतलब जितने आगे ले जाएंगे ना उतने प्रतिबिंब पीछे बनते जाएगा, किसके, समतल दर्पण के। तो ये भी विशेषता है, 4 को विशेषता हो गया, 3 को लिखना लेकिन, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, अवतल तथा उत्तल दर्पण में अंतर। तो देखो, एक गोलीय दर्पण लेते हैं, इसी पे समझा देंगे हम। चलो, गोलीय दर्पण लेते हैं तो कलई हम लोग दाहिने साइड से करते हैं। चलो, तो इसमें अवतल कौन हुआ, तो अवतल आपका ये वाला हो गया, दाहिने साइड वाला। और उत्तल कौन हो गया, ये आपका हो गया। तो देखो, उत्तल का आप लोग को देखने को मिल रहा होगा कि इसका सतह जो है क्या है, उभड़ा हुआ है, और इसका सतह क्या है, धंसा हुआ है। तो अंतर पहला तो निकल ही गया कि इसका जो है ना अवतल का, यहाँ पे अवतल का जो है ना सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है, ऊपरी सतह क्या होता है, धंसा हुआ होता है। उत्तल का जो है ना ऊपरी सतह क्या होता है, उभड़ा हुआ होता है। ये समझ में आ गया पहला। अब दूसरा देखो क्या होता है। दूसरा में होता है क्या कि अवतल दर्पण में आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब निर्मित होता है, जबकि उत्तल में ऐसा बात नहीं है। उत्तल में सिर्फ जो है ना खाली आभासी प्रतिबिंब होता है। ध्यान से, अवतल जो है ना, अवतल दर्पण में, इस दर्पण में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक भी बनेगा और काल्पनिक भी बनेगा, यानी आभासी जिसको कहते हैं। लेकिन उत्तल में जाइएगा ना तो सिर्फ आभासी ही बनेगा। क्या बनेगा, सिर्फ आभासी ही बनता है। क्या बनता है, आभासी ही बनता है, यानी काल्पनिक ही बनता है। ओके बच्चों, चलो आगे। अवतल जो होता है ना, अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है, इसीलिए इसको जो है ना हजामती के आकार में, हजामती यानी नाई की दुकान में हजामती के आकार में उपयोग किया जाता है। फिर डेंटल में भी किया जाता है, डेंटल में, कच्ची में डेंटल यानी दांत उत के क्लिनिक में। ओके, अब देखो, लेकिन जबकि जो है ना उत्तल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब जो है ना छोटा बनता है, बड़ा नहीं बन पाता है। जैसे देखना, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर में किया जाता है। बड़का चानी रहेगा वस्तु और इसको छोटा कर देगा साइड मिरर में, कार के साइड मिरर में देखने को मिलता है ना। लेकिन वही देखना नाई की दुकान में, आदमी रहेगा हेता बड़का, अब उस दर्पण में बुझाएगा हेता बड़का। बात समझ रहे हो, मतलब छोटा से ही बड़ा बनाने का कार्य कौन करता है, अवतल दर्पण। अब बड़ा से जो है ना छोटा बनाने का कार्य कौन करता है, तो ही उत्तल दर्पण करता है। ओके, समझ में आ गया। चलो आगे देखो, गोलीय दर्पण का त्रिज्या से आप क्या समझते हैं, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से आप क्या समझते हैं। तो देखो, गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से हम लोग क्या समझते हैं, सबसे पहले गोलीय दर्पण बना लेते हैं। ये आपका जो है ना वक्रता त्रिज्या है, ठीक है। ये आपका पी हो जाएगा, अगर इधर भी करें तो ये आपका कथी हो जाएगा, पी हो जाएगा। ये आपका एफ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका एफ हो जाएगा। तो देखो, इधर वाला तो आपका हो गया अवतल दर्पण, और इधर वाला आपका हो गया उत्तल दर्पण। ये हो गया अवतल, दूसरा कलर लेते हैं। ये हो गया आपका अवतल, और ये हो गया आपका
उत्तल। तो यही ना मेन सेंटर है, कर्वेचर ऑफ सेंटर कौन है, यही ना है। तो मेन सेंटर ये है आपका, तो यहीं से ना आपका करेंगे, यही पी है आपका, एक मिनट, ये आपका पी है, तो यहीं से ना हम किसी चीज़ का दूरी नापते हैं। तो वक्रता त्रिज्या कथी हो गया, पी से लेके सी तक के बीच की दूरी के तो आर कहते हैं वक्रता त्रिज्या। यहाँ से देखो पी से लेके ही सी तक के दूरी को आर कहते हैं। समझ में आया, बात समझ में आया ना। चलो, और ये क्या होता है वक्रता त्रिज्या, देखो वक्रता त्रिज्या के हमेशा जो है ना आधा होता है कथी, फोकस दूरी। जैसे एफ बराबर एक मिनट, एफ बराबर आर बाई 2 होता है। मतलब फोकस क्या होता है, ये फोकस यहाँ पे, ये टोटल आपका आर है, टोटल क्या है आर। तो देखो ये जो एफ है, मतलब भाई एफ है, तो बोलो भाई पूरा जो है ना वक्रता त्रिज्या के आधा है कि नहीं, आधा है कि नहीं, एगो भाग है हुआ, एगो भाग है हुआ, तो आधा हुआ कि नहीं, आधा हुआ कि नहीं, देखो ना भाई फोकस है ना है, तो आधा भाग यहीं में से ना पी से लेके एफ तक की दूरी को तो ही फोकस दूरी कहते हैं। तो बोलो ये पूरा आर का जो है ना, पूरा आर का जो है ये आधा है कि नहीं, सॉरी पूरा एफ का जो है ना ये आधा है, क्या बोलते हैं, ये पूरा आर का जो है ना आधा है कि नहीं, ये फोकस दूरी आधा ही ना है। इसको जब करेंगे तो हमारा एफ ना निकल जाएगा। मान लो कि इसको जो है एग्जाम्पल पर हम समझाते हैं। चलो मान लो कि आपका जो है ना आर दिया है 20 cm, आर दिया है कितना 20 cm, तो आपका फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो सीधे सीधे आधा ना हो जाएगा। तो एफ बराबर कथी होता है आर बाई 2, तो आर कितना हो जाएगा आपका 20 cm, ये आपका 2, तो ये आपका जो है ना फोकस कितना हो जाएगा आपका 10 cm आंसर हो जाएगा। समझ रहे हो, तो आधे ना होगा, इसका आधे ना होगा, समझ रहे हो। वक्रता त्रिज्या का फोकस हमेशा क्या होता है, आधा होता है। चलो आगे देखो, कह रहा है एक चित्र द्वारा दर्शाइए कि एक चित्र द्वारा किसी अवतल दर्पण में ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या और मुख्य अक्ष को दर्शाइए। तो देखो पहले कथी कर रहा है, ध्रुव, फोकस, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष को दर्शाना है कथी में, अवतल दर्पण में। चलो हम लोग दर्शा ही देते हैं, चलो दर्शा देते हैं, उसमें कहाँ कमी होगा। चलो बच्चों देखो, सबसे पहले अवतल दर्पण हम बनाते हैं, ओके। चलो अवतल दर्पण हो गया। चलो अवतल दर्पण होने के बाद, चलो हो गया। अब देखो बच्चों, हम यहाँ पे ध्रुव करते हैं P, ध्रुव करते हैं P, और इसको F और इसको C, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे देखते हैं। और ये जो है ना आपका, ये किरण जो भेजेंगे C से लेके P तक के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं क्या, C से लेके P तक के बीच की दूरी, चाहे P से लेके C तक के बीच की दूरी को कहते हैं हम लोग R, क्या कहते हैं R, ठीक है। उसके बाद F से लेके P तक के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, इसको कहते हैं वक्रता त्रिज्या या वक्रता दूरी, ठीक है। ठीक, अब देखो यहाँ वस्तु की दूरी अगर कहे तो P से लेके C तक के बीच की दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं, P से लेके F तक के बीच की दूरी को फोकस दूरी भी कह सकते हैं, यानी प्रतिबिंब का दूरी यही ना बनेगा, फोकस पर कटेगा तो प्रतिबिंब की दूरी। अब वही बात अगर प्रधान अक्ष कहे तो ये जो हम रेखा खींचे ना यहाँ से यहाँ तक, यही क्या है, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। समझ में आ रहा है। ये आपका तो दर्पण है ही, MN, तो आपको समझ में आ गया कि कहेगा उसमें क्या था, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या और आपका ध्रुव। तो कहेगा ध्रुव क्या है, तो कहना का चाहिए दर्पण के बीच वाले जो सेंटर होता है उसको हम ध्रुव कहते हैं, यानी P कहते हैं, इसको P से सूचित करते हैं। कहेगा फोकस क्या है, तब फोकस कहते हैं C और P के बीच वाले हिस्सा को हम लोग फोकस कहते हैं। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद सीधे कहाँ मिलती है, फोकस पे मिलती है, चाहे जिस बिंदु पर कटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। ये समझ में आ गया। अब फोकस दूरी क्या है, तो P से लेके F तक के बीच के दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तब फोकस दूरी अवतल दर्पण का ऋणात्मक होगा कि धनात्मक, हमेशा कहिएगा ऋणात्मक होगा। क्यों ऋणात्मक होगा, क्योंकि यह P से लेके जो है ना हम लोग नापते हैं, तब P से इधर आएंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार माइनस में होगा, और P से इधर जाएंगे तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार प्लस होगा। तो P से हम लोग इधर नाप रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -F हो जाएगा। ठीक, तो फोकस दूरी समझ गए, वक्रता त्रिज्या समझ गए, P से लेके C के बीच की दूरी, फोकस दूरी भी समझ गए, वक्रता त्रिज्या भी समझ गए, और आपका ये ध्रुव भी समझ गए। तो ये टोटली जो पूछा था 3 ये हो गया क्लियर। चलो अब आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है बच्चों, अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ये 7 नंबर हो गया ना जी, हाँ 7 नंबर हो गया, 7 नंबर नहीं हुआ है कि
ये 8 नंबर तो क्लियर हो गया, तो 7 नंबर तो क्लियर हो ही होगा। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या से आप समझते क्या है, तो समझाइए दिए हैं। वक्रता त्रिज्या ये वाला P से लेके बीच के दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, P से लेके C तक के दूरी को क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या ही तो कहते हैं। तो हो गया क्लियर है ना, F बराबर R/2 वाला। चलो 9 नंबर क्वेश्चन देखो, 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है उत्तल दर्पण में उपयोग वाहनों के साइड मिरर या पीछे देखने के आईने के रूप में क्यों किया जाता है। देखो इसलिए किया जाता है कि जो उत्तल दर्पण का जो है ना एक खासियत होता है कि वो बड़ा से बड़ा जो है ना व्यक्ति को, बड़ा से बड़ा जो है ना ट्रक को, वह जो है ना छोटा बना के दिखा देता है हम लोग को। बड़ा जो है वस्तु को छोटा बनाने के कार्य कौन करता है, तो उत्तल दर्पण करता है। इसलिए इसको हम साइड मिरर के रूप में जो है ना हमेशा हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। जैसे देखना ट्रक वाला पीछे से जो है ना बड़ा बड़ा ट्रक को जो है ना हम पीछे से जो है ना छोटा भाग में आगे हम लोग देख पाते हैं, एक जो है ना दर्पण में देख पाते कि नहीं। इसलिए इसको उपयोग हम लोग करते हैं ताकि बड़ा से बड़ा चीज़ को हम छोटा करके देख ले और अपना जो है आसानी से काम कर ले। ठीक है, अब देखो अवतल दर्पण में प्रमाणित करें, अवतल दर्पण में प्रमाणित करें कि A बराबर R/2। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बिग है, बड़ा है, तो इसमें तो अगर करेंगे तो हम दिक्कत हो जाएगा। हम इस वीडियो को बनाने से पहले जो है ना हम क्या किए हैं, इसको जो है ना प्रूव कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। उसका जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक करो। ठीक है, अवतल दर्पण में भी प्रूव कराए हैं R/2 और उत्तल दर्पण में भी जो है ना प्रूव कराए हैं R/2। अब दर्पण सूत्र भी हम क्या किए हैं, प्रूव कराए हैं, जाकर आप चेक कर लो। ठीक है, ओके। चलो अब देखो अगला, कल्पना कीजिए कि आप एक चमकीले कागज से ढके बेलनाकार खंभे के सामने खड़े हैं। इस प्रकार के बेलनाकार दर्पण में आप किस प्रकार के प्रतिबिंब को देखेंगे। तो इसमें जो है ना हम लोग प्रतिबिंब देखेंगे तो क्षैतिज देखेंगे। कैसे देखेंगे, क्षैतिज देखेंगे। ये आपका उतग्र हो गया, ये आपका क्षैतिज हो गया। तो देखो सबसे पहले हम लोग बेलनाकार दर्पण को एक सतह को समतल दर्पण और उत्तल दर्पण के संयोजन से बना रहता है बेलनाकार दर्पण। समतल दर्पण और क्या उत्तल दर्पण के जो है संयोजन यानी योग से, मिलावट से बना होता है कौन, ये आपका बेलनाकार दर्पण। ओके, ऊर्ध्वाधर मतलब ऐसे एक समतल दर्पण के क्षैतिज एक उत्तल दर्पण की तरह कार्य करता है। ऊर्ध्वाधर एक समतल दर्पण और क्षैतिज उत्तल दर्पण के तरह कार्य करेगा। कौन, ये बेलनाकार दर्पण। अतः ऐसे दर्पण के व्यक्ति की लंबाई व्यक्ति के बराबर होगी परंतु व्यक्ति की चौड़ाई कम होगी। इसलिए दर्पण में व्यक्ति का चेहरा और शरीर पतला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, पतला दिखाई देगा। तो इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्लियर। अगर कहिए तो हम इसको जो है ना चित्र के माध्यम से समझा दें, और नहीं तो अगर हो जाएगा क्लियर तो ठीक है, अगर नहीं क्लियर है तो बोलो, कमेंट करो फटाफट। ठीक है, अब आपका दीर्घ जो है ना हम लोग दीर्घ जो है ना अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। ओके बच्चों, और वो जो प्रूव करना था ना, प्रूव का जो है ना लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाकर चेक करो। ठीक है, हम अभी ही डाल देंगे वीडियो अपलोड होने के बाद। ओके बच्चों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।